हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। स्वागत है आप सभी का स्टैटिस्टिक्स बाय एसजी क्लासेस में। तो आज की क्लास इम्पॉर्टेंट है उन बच्चों के लिए जो सैम्पलिंग पढ़ते हैं वेरियस एग्ज़ाम्स के लिए, बीएससी, एमएससी, इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विस, आरबीआई, डीएसआईएम, डिपार्टमेंट ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट। तो सैम्पलिंग का बेसिक प्रोसेस आप ग्रेजुएशन लेवल पर पढ़ लेते हैं, लेकिन सैम्पलिंग के कुछ एडिशनल टॉपिक्स हैं जो आपसे कंपटीशन के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, लाइक आईएसएस एंड आरबीआई। तो ऐसे टॉपिक्स को हम कवर करते हैं लेक्चर सीरीज़ में, सैम्पलिंग की इस लेक्चर सीरीज़ में एडिशनल टॉपिक के नाम से। आज का जो टॉपिक हम कवर करने वाले हैं वो सिस्टमैटिक सैम्पलिंग से जुड़ा हुआ है, और हमको आज करना है हाउ टू इम्प्रूव सिस्टमैटिक सैम्पलिंग इन द प्रेजेंस ऑफ लीनियर ट्रेंड। तो पहले प्रॉब्लम को समझते हैं कि हम करने क्या वाले हैं, प्रॉब्लम क्या है, फिर देखते हैं कि कैसे करेंगे। तो आपको इस क्लास को समझने के लिए कुछ बेसिक चीज़ें आनी चाहिए, जैसे कि सिस्टमैटिक सैम्पलिंग क्या होती है और उसमें हम मीन और वेरिएंस को कैसे कैलकुलेट करते हैं। हम आपको इंट्रोडक्शन में सारी चीज़ें बताएंगे। डिटेल के लिए आप सिस्टमैटिक सैम्पलिंग का वीडियो यूट्यूब पे अपलोड है, मेरे चैनल पर जाकर आप उसे देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि लीनियर ट्रेंड में हम सिस्टमैटिक सैम्पलिंग को इम्प्रूव कैसे करें। तो पहली बात तो ये आई कि इम्प्रूव करने की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो जब हम लोग कंपेयर करते हैं सिस्टमैटिक सैम्पलिंग को विद स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग, तब इन लीनियर ट्रेंड, जब भी लीनियर ट्रेंड फॉलो हो रहा हो, उस केस में हमेशा स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग का वेरिएंस सबसे कम आता है। वेरिएंस ऑफ वाई बार एस टी लेस देन वेरिएंस ऑफ वाई बार एस वाई एस, और साथ में हम कंपेयर करते हैं विदाउट रिप्लेसमेंट सैम्पलिंग का भी, वेरिएंस ऑफ वाई बार डब्ल्यू ओ आर। और अगर आपको याद हो तो ये कुछ ऐसा आता है इन प्रेजेंस ऑफ लीनियर ट्रेंड। ये प्रूफ आप सबने सैम्पलिंग जब बीएससी में पढ़ी होगी तो पढ़ा होगा। इस प्रूफ में स्ट्रेटिफाइड का वेरिएंस कम है, तो अगर लीनियर ट्रेंड प्रेजेंट हो तो क्या हम सिस्टमैटिक सैम्पलिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं। इम्प्रूव करने का मतलब ये स्ट्रेटिफाइड से भी अच्छा हो जाए या इसका वेरिएशन स्ट्रेटिफाइड से कम आए। तो चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। उम्मीद है प्रॉब्लम आप लोग समझ गए होंगे। सबसे पहले बात करते हैं लीनियर ट्रेंड की। लीनियर ट्रेंड होता क्या है, पहले हम इसके बारे में जान लेते हैं, और जब हम लीनियर ट्रेंड के बारे में जान लेंगे तब हम इम्प्रूव करेंगे सिस्टमैटिक सैम्पलिंग को इन प्रेजेंस ऑफ लीनियर ट्रेंड। लीनियर ट्रेंड का मतलब ये होता है कि जब भी हम डेटा में चेंजेस को देखें और होने वाले चेंजेस के एक फिक्स पैटर्न को हम समझ पाएँ, तो हम ऐसे प्रेजेंस को कहते हैं लीनियर ट्रेंड। जो चेंजेस हो रहे हैं उसकी सबसे खास बात यह है कि जब हम उनको ग्राफ पेपर पे प्लॉट करें तो वो हमको दिखे कि हाँ ये लाइन के फॉर्म में है। डेटा में ऐसे चेंजेस हो रहे हैं कि जैसे जैसे हम टाइम लिमिट पे या आगे बढ़ते हैं तो जो हमें पॉइंट्स मिल रहे हैं उनसे हमको एक लाइन बनती हुई दिखती है, या हम इन पे लाइन की फिटिंग भी करते हैं प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट स्क्वायर से। तो ऐसे जब चेंजेस हो रहे हों तो ये लीनियर ट्रेंड को फॉलो करता है। जरूरी नहीं कि हर बार चेंज लीनियर हो, कभी कभी चेंज ऐसा भी हो कि वो क्वाड्रेटिक ट्रेंड को फॉलो करे। तो लीनियर ट्रेंड की बात करते हैं। अच्छा, ये पैटर्न ऐसा होगा जो या तो इंक्रीजिंग होगा या तो डिक्रीजिंग होगा। अगर अप एंड डाउन होने लगे, अप एंड डाउन होने लगे तो फिर हम उसे जिगजैग ट्रेंड कहेंगे, ना कि लीनियर ट्रेंड। लीनियर ट्रेंड ऐसा जैसे इंक्रीजिंग है तो बढ़ता ही जाए, डिक्रीजिंग है तो घटता ही जाए। तो लीनियर ट्रेंड में होता क्या है, सिस्टमैटिक सैम्पलिंग से कैसे इसको कनेक्ट करते हैं, तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन सिस्टमैटिक सैम्पलिंग का। सिस्टमैटिक सैम्पलिंग में करते क्या है, हम सबसे पहले सैम्पल साइज जो भी हमारा हो स्मॉल एन, इससे डिवाइड करते हैं कैपिटल एन पॉपुलेशन के साइज को, और एक नंबर हमें मिलता है के। हम अभी तक ये मानकर चल रहे हैं कि हमें एक कंप्लीट इंटीजर मिलेगा जो के की वैल्यू है। तो सिस्टमैटिक सैम्पलिंग में सबसे पहले काम हम फर्स्ट के यूनिट से किसी एक को रैंडमली सेलेक्ट करते हैं। सपोज दैट रैंडम नंबर टेबल की मदद से हमारी ith वैल्यू या यूनिट सेलेक्ट हो गई। इसके बाद सिस्टमैटिक सैम्पलिंग का जो रूल है कि हम हर kth यूनिट को सिलेक्ट करेंगे। तो हम अपने सैंपल को पूरा करने के लिए इस प्रोसेस को n टाइम्स रिपीट करेंगे, यानी kth यूनिट नेक्स्ट होगी i प्लस kth यूनिट, नेक्स्ट होगी i प्लस 2k यूनिट, और इसी तरीके से
आई प्लस जे माइनस 1k, यानी ये जेथ यूनिट है हमारी, और लास्ट यूनिट होगी आई प्लस एन माइनस 1k। अगर किसी को ये समझने में समस्या आ रही हो कि जब nth यूनिट है तो n माइनस 1 क्यों आया, तो फर्स्ट यूनिट में आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर k का कोफिशिएंट 0 है, सेकेंड में k का कोफिशिएंट 1 है, थर्ड में 2 है, तो nth में कोफिशिएंट होगा n माइनस 1। ये हमारा बन गया सिस्टमैटिक सैंपल। अब जब हमने बोला कि हमारा सैंपल लीनियर ट्रेंड को फॉलो करता है, तो लीनियर ट्रेंड में हम क्या करते हैं, जो यूनिट का नंबर होता है उन्हीं को ऑब्जर्वेशन सपोज कर लेते हैं। जैसे यूनिट का नंबर 1 to n है, और अगर ये लीनियर ट्रेंड को फॉलो कर रहा है तो हम मान लेंगे कि जो फर्स्ट कैंडिडेट है अंडर द करेक्टरिस्टिक्स y, उसकी वैल्यू 1 हो गई है। सेकेंड जो ऑब्जर्वेशन है अंडर द करेक्टरिस्टिक्स y, उसकी वैल्यू 2 हो गई। सिमिलरली लास्ट वाले की वैल्यू n। तो इन सिस्टमैटिक सैम्पलिंग हमने इनके नंबर्स रखे थे ith सैंपल में आई, आई प्लस के, आई प्लस 2k। तो यही वैल्यूज़ हमारे लिए ऑब्जर्वेशंस का काम करेंगी। अब आते हैं अपने टॉपिक पर कि कैसे इम्प्रूव करें, हाउ टू इम्प्रूव सिस्टमैटिक सैम्पलिंग इन द प्रेजेंस ऑफ लीनियर ट्रेंड। तो ये मेथड दिया गया था येट्स के थ्रू, और इस मेथड में हम जो हमारा सैंपल ऑब्जर्वेशन है उनमें सबसे पहले और लास्ट वाले के लिए वेटेज को चेंज करते हैं, इसीलिए इसका नाम है येट्स इंड करेक्शंस 1948। तो चलिए थोड़ा सा पढ़ते हैं और बाकी चीज़ों को समझते हुए आगे बढ़ते हैं। इवन दो सिस्टमैटिक सैम्पलिंग इज़ नॉट वेरी एफिशिएंट इन द प्रेजेंस ऑफ लीनियर ट्रेंड। सबको ही पता है कि लीनियर ट्रेंड की प्रेजेंस में स्टडीफाइड ज़्यादा एफिशिएंट आई थी, तो लीनियर ट्रेंड की प्रेजेंस में सिस्टमैटिक सैम्पलिंग जबकि एफिशिएंट नहीं है। बेटर रिजल्ट्स कैन बी ऑब्टेन बाय अप्लाइंग सर्टेन करेक्शंस नोन एज येट्स इंड करेक्शन। तो हम अच्छे रिजल्ट्स पा सकते हैं अगर हम येट्स इंड करेक्शंस को अप्लाई करें टू द सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। कैसे अप्लाई करना है चलिए देखते हैं। दिस कंसिस्ट इन गिविंग द वेट 1/n टू ऑल द सैंपल वैल्यूज, यानी जितनी भी सैंपल वैल्यूज अभी हमने आपको दिखाई, I2, आई प्लस के एंड द लास्ट वैल्यू दिस वन। तो इनमें पहली को यानी ith वैल्यू को और लास्ट वाली को छोड़कर बाकी सबको जो वेट असाइन करेंगे वो 1/n रहेगा। इसके लिए और इसके लिए अलग वेट रहेंगे। तो ये वेट्स क्या होंगे, पहले वाले को वेट देंगे 1/n प्लस 2i माइनस k माइनस 1/n माइनस 1 इंटू के, गिविंग द वेट्स 1/n टू all the sample values expect the first and the last values which receive the weights this one and this one respectively। अब इनके होने से क्या चेंजेस आएंगे ये हम देखते हैं, यानी हमारे वेरिएंस पे क्या इफेक्ट आने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि सिस्टमैटिक सैम्पलिंग के केस में पॉपुलेशन मीन का एस्टिमेटर क्या होता है। तो आइए देखते हैं। जो भी ith सिस्टमैटिक सैंपल हम सेलेक्ट करते हैं उसका मीन यानी yi बार, या फिर इसको हम सिस्टमैटिक के केस में इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं y बार SYS से, ये होता है पॉपुलेशन के मीन का एस्टिमेटर। तो सबसे पहले हम इस मीन को कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि हमको सिस्टमैटिक सैम्पलिंग का वेरिएंस निकालने के लिए इस मीन की ज़रूरत पड़ती है। तो आप सिस्टमैटिक सैम्पलिंग के लेक्चर को देखेंगे, हम सिस्टमैटिक सैम्पलिंग में आए हुए वेरिएंस को डायरेक्ट लिखते हैं। ये होता है 1/k समेसन i गोइंग फ्रॉम 1 to k yi बार माइनस कैपिटल Y बार स्क्वायर, जहाँ पर yi बार क्या है, ये ith सिस्टमैटिक सैंपल का मीन है। कैपिटल Y बार क्या है, ये इंटायर पॉपुलेशन का मीन है। और k क्या है, k इज़ द नंबर ऑफ सिस्टमैटिक सैंपल। अगर पहली वैल्यू सिलेक्ट हुई तो ये सैंपल बनेगा, दूसरी हुई तो ये, ith पर ये और kth पर ये, यानी k सिस्टमैटिक सैंपल पॉसिबल हैं जब हम सिस्टमैटिक सैम्पलिंग अप्लाई करते हैं। तो इस वेरिएंस को कैलकुलेट करेंगे अंडर येट्स इंड करेक्शंस। सबसे पहले इसको yi बार को कैलकुलेट करेंगे, फिर y बार को, फिर दोनों को पुट करके हम इस वेरिएंस को कैलकुलेट करेंगे। तो yi बार को कैलकुलेट करने के लिए वेटेड मीन का फार्मूला लगाएंगे, यानी जो वेट असाइन किए गए हैं उनसे हम वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करेंगे। तो सबसे पहली वैल्यू है हमारे पास i, और इसको जो वेट असाइन किया गया है वो है 1/n प्लस 2i
माइनस के माइनस वन अपॉन 2 टाइम्स n माइनस वन इंटू के। ये पहली वैल्यू का वेट है, आप देख सकते हैं, ये था फॉर्मूला। अब बीच वाली जितनी वैल्यूज़ हैं लास्ट को छोड़कर उन सब का वेट होगा 1 अपॉन एन। तो 1 अपॉन एन सबका वेट है, हम इसको कॉमन लेंगे और सारी वैल्यूज़ एक साथ लिख लेंगे। स्टार्टिंग करेंगे i प्लस के से और हम कहाँ तक रन करेंगे, i प्लस एन माइनस टू के, क्योंकि लास्ट वैल्यू n माइनस वन के कोफिशिएंट के साथ है तो इसके जस्ट पहले वाली वैल्यू होगी n माइनस टू कोफिशिएंट के साथ। फिर लास्ट वैल्यू है 1 प्लस एन माइनस वन इंटू के, और इसके लिए जो वेटेज है उसमें बस चेंज क्या है, प्लस की जगह पे माइनस है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये प्लस है जबकि यहाँ पर माइनस वैल्यू है, बाकी सब सेम है। तो चलिए इसका वेट भी हम लोग लिख लेते हैं। इसका वेट है 1 अपॉन एन माइनस 2i माइनस के माइनस वन अपॉन 2n माइनस वन इंटू के। तो हम अब y बार को कैलकुलेट करते हैं, yi बार को, और फिर कैपिटल y बार को। जब बारी आएगी कैपिटल y बार की तो हम इंटायर पॉपुलेशन के मीन को कैलकुलेट करेंगे। अगर इंटायर पॉपुलेशन के मीन को कैलकुलेट करना है तो हम नंबरिंग देखेंगे कैसे, कहाँ से स्टार्ट हो रही है, 1 2 फिर के आएगा, इसके बाद यहाँ से स्टार्ट होगा k प्लस वन के प्लस टू, फिर इस रो को फिल करेंगे। जब लास्ट वाली वैल्यू पे आएंगे तो उसका नंबर होगा n। यानी हम सिंपली कह सकते हैं कि पॉपुलेशन में हमारी वैल्यूज़ 1 to n रन कर रही हैं। तो कैपिटल वाई बार को हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, कैपिटल वाई बार का सिंपल सा फार्मूला होगा, कोई वेट नहीं देना यहाँ पर हमें, 1 प्लस टू प्लस डॉट डॉट एन डिवाइडेड बाई द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। और आप सब लोग जानते हैं सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर इज एन, एन प्लस वन बाई टू एंड ये 1 अपॉन एन, एन एन कैंसिल हो जाएगा और n प्लस वन बाई टू ये इंटायर पॉपुलेशन का मीन आ जाएगा। तो कैपिटल वाई बार तो कैलकुलेट हो गया, अब स्मॉल वाई आई बार को हम लोग कैलकुलेट करते हैं। चलिए देखते हैं जल्दी से कैसे हम इसे कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पर तो एक सीरीज़ है, इसमें हम देखते हैं आई कितनी बार आया है। तो टोटल वैल्यूज़ कितनी थी ith सैंपल में n, पहली को हमने इधर छोड़ा है, लास्ट को इधर छोड़ा है, तो अब हमारे पास कितनी वैल्यूज़ बीच में बचनी चाहिए, n माइनस टू वैल्यूज़। इन n माइनस टू वैल्यूज़ में देखिए तो i सबके साथ है, पहली वैल्यू i प्लस के, फिर i प्लस टू के, डॉट 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 लास्ट वाली। तो जब i कितनी बार यहाँ पर आया है, n माइनस टू टाइम्स, तो हम इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ पर डायरेक्टली क्या लिख लेंगे, n माइनस टू आई। अगर बात करें k की तो k भी कितनी बार आया है, n माइनस टू, यानी अगर हम k को यहाँ से कॉमन कर लेते हैं तो हमें एक सीरीज़ मिलेगी। वो सीरीज़ क्या होगी, 1 प्लस टू प्लस डॉट 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 n माइनस टू, और इन सब का जो वेटेड कोफिशिएंट था 1 अपॉन एन वो इसके साथ रहेगा। पहली वैल्यू i 1 अपॉन एन प्लस टू आई माइनस के माइनस वन अपॉन टू एन माइनस वन इंटू के, और जो लास्ट वाली वैल्यू है वो ऐसे ही रहेगी, i प्लस एन माइनस वन के 1 अपॉन एन माइनस टू आई माइनस के माइनस वन अपॉन टू एन माइनस वन इंटू के। तो चलिए अब बीच वाली सीरीज को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो i को मल्टीप्लाई करते हैं इस वैल्यू से, ये वैल्यू आएगी हमारे पास i अपॉन एन। दूसरी वैल्यू से जब हम i को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें एक वैल्यू और मिलेगी जो i को इससे मल्टीप्लाई करने के बाद आएगी, और हम इन दोनों में से इस क्वांटिटी को कॉमन ले सकते हैं। तो अगर हम i को कॉमन कर लें तो पहली मल्टीप्लाई की हुई वैल्यू क्या होगी i के साथ, ये 2i माइनस के माइनस वन अपॉन टू एन माइनस वन के, और जब i इस लास्ट वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई करेगा तो यहाँ पर माइनस लग जाएगा और i कॉमन हो जाएगा, और जो वैल्यूज़ बचेंगी वो सेम होंगी।
इस वजह से ये पूरी क्वांटिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अभी आई ने इसको मल्टीप्लाई किया और इसको मल्टीप्लाई किया है। यहाँ पर आई ने सिर्फ इस वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई किया है, बाकी मल्टीप्लाई अभी होने बाकी हैं। तो यहाँ पर आई 1/n को भी मल्टीप्लाई करेगा। तो आई अपॉन एन एक तो पहले हमको मिला है और एक यहाँ पर और मिलेगा। चलिए पहले बीच वाली वैल्यूज़ को देखते हैं, फिर लास्ट वाली वैल्यूज़ को लिखेंगे हम। बीच वाली वैल्यूज़ में एक तो हमारे पास आ चुकी है n-2 इंटू आई। इनके सबके साथ कोफिशियंट 1/n चल रहा है। ओके, अब आते हैं इस सीरीज़ को सम करने पर। तो ये सीरीज़ नेचुरल नंबर्स का सम है, स्टार्टिंग 1 से, और लास्ट टर्म क्या है, n-2। तो अगर हम इसको सम का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो क्या लिखते हैं, n तक होने पर n+1/2। यहाँ पर n की वैल्यू पुट कर लो, n फिर n+1/2। ये होगा सम ऑफ दिस नंबर्स, और वेटेड 1/n लगा हुआ है। चलिए बाद की वैल्यूज़ को अब देखते हैं। तो बाद की वैल्यूज़ में हमारे पास बच रहा है 1/n, ये i के साथ मल्टीप्लाई होगा, i 1/n पहला वाला, ये पूरा मल्टीप्लाई इसके साथ होगा 1/n i प्लस n-1 इंटू के, और i को लास्ट वाली के साथ मल्टीप्लाई करके हम पहले ही लिख चुके हैं। अब जो एक टर्म और बचेगा वो n-k का होगा इस पूरे के साथ। तो चलिए इस टर्म को लिख लेते हैं हम लोग, n-1 के n-1 के 2i माइनस k माइनस 1 अपॉन 2 n-1 इंटू के। i सेकेंड टर्म को मल्टीप्लाई करके कॉमन हो चुका है, सिर्फ ये वाला लास्ट से मल्टीप्लाई होकर यहाँ आ जाएगा। तो अब हमको एक नई सीरीज दिख रही है, और चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो पहला टर्म हम लोग लिख लेते हैं, ये 0 हो चुका है, i/n प्लस इस वाले पे आते हैं, ये मल्टीप्लाई होगा, तो ये हमें मिल जाएगा i/n n-2 प्लस नेक्स्ट वैल्यू क्या मिलेगी, k n-2। इसको अगर देखते हैं तो ये बन जाएगा n-1 अपॉन में इसके रहेगा 2 इंटू n। चलिए आते हैं इस पर। तो यहाँ से हमें वैल्यू क्या मिलने वाली है, i/n प्लस n-1/n इंटू के। इस टर्म पर आएंगे तो n-1 कैंसिल हो जाएगा, k और k कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास वैल्यू बचेगी 2i माइनस k माइनस 1/2। चलिए अब इनको सॉल्व करते हैं। तो i/n हमें 3 जगह दिख रहा है, हम i/n को अगर कॉमन ले लें तो 1 प्लस n-2 प्लस 1, और इस टर्म में हमारे पास क्या बच रहा है, k n-2 n-1 अपॉन 2n प्लस 2i माइनस k माइनस 1/2। जो टर्म्स कैंसिल होंगे उन्हें हम कैंसिल कर देंगे, और इसके बाद हम एलसीएम ले लेंगे। इस वाले टर्म को और एलिब्रेट करके हम लोग लिख सकते हैं कैसे, 2 को डिवाइड करके। तो चलो इसको थोड़ा सा और एलिब्रेट कर लेते हैं। 2 से डिवाइड करेंगे तो पहला टर्म i बन जाएगा, और फिर माइनस कॉमन लेने पर ये k+1/2। यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर क्या होने वाला है, 1 1 2 और -2 कैंसिल, और n नीचे से डिवाइड हो जाएगा, तो ये सिर्फ i बच रहा है प्लस। चलिए यहाँ पर देखते हैं क्या बच रहा है, n-1 n-2 k अपॉन 2n, और ये टर्म होगा प्लस i माइनस k+1/2। ये वैल्यू
एक माइनस में आएगी जो n-1 से मल्टीप्लाई हुई है, यानी यहाँ पर माइनस रहेगा क्योंकि ये टर्म माइनस में था, और जब n-1 के से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टर्म भी माइनस में हो जाएगा। ये प्लस की जगह पे हम माइनस कर लेते हैं। अब इसका जो सॉल्व होने के बाद आया था वो ये वाला टर्म था, क्योंकि n-1 के कैंसिल हो गए थे तो ये रहेगा माइनस में, और इसके माइनस होने से 2i/2 ये माइनस में हो जाएगा, और ये k+1 प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये i और ये i कैंसिल हो गए। अब बाकी बची हुई क्वांटिटीज़ को हम सॉल्व करते हैं और देखते हैं हमें क्या मिलता है। तो हम इनको मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। एक के डिनोमिनेटर में 2n है और एक के डिनोमिनेटर में 2 है। तो चलिए देखते हैं। n-1 n-2 अपॉन 2n k माइनस k+1/2। हाँ, एक टर्म मिसिंग है, ये वाला टर्म हम मिस कर चुके हैं, इसको लिख लेते हैं साथ में। n-1 nk प्लस n-1 अपॉन n इंटू के, और यहाँ पर भी n-1 अपॉन n इंटू के। चलिए अब पहले और लास्ट वाले टर्म में n-1 अपॉन n इंटू के ये कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ पर बचने वाला है n-2 अपॉन 2, और इसकी जगह पर आ जाएगा +1, और ये वाला टर्म एक बचेगा माइनस k+1/2। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या होता है हमारे पास। ये हो जाएगा n/2 -1 +1। वन कैंसिल हो जाएंगे, और अब n/2 मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ n भी कैंसिल हो जाएगा, यानी फाइनल हमारे पास आता है n-1/2 इंटू के, और यहाँ पर k+1/2। चलिए 2 डिनोमिनेटर सेम हो चुके हैं, तो हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। nk माइनस k -1 डिवाइडेड बाई 2, और ये फाइनल रिजल्ट क्या आएगा हमारे पास, nk -k -1। ठीक है, तो एक माइनस मिसिंग है यहाँ से, प्लस ये रहेगा प्लस में, चलिए अब ये प्लस में रहेगा दोनों, ये के कैंसिल हो जाएगा, और फाइनल हमारे पास क्या बचने वाला, nk+1/2। सिस्टमेटिक सैम्पलिंग में स्मॉल nk की वैल्यू कैपिटल N होती है, तो ये बन गया n+1/2, और ये वैल्यू आ गई है yi बार की। अब इस yi बार की वैल्यू और कैपिटल Y बार की वैल्यू सेम हो गई, तो जो हमारा वेरिएंस ऑफ y बार sys की वैल्यू आएगी ये होगी 1/k समेसन i गोइंग फ्रॉम 1 to k yi बार माइनस y बार, यानी कि 1/k समेसन i गोइंग फ्रॉम 1 to k 1/n+1, सॉरी यह है n+1/2 माइनस n+1/2, और आप देख पा रहे हैं कि जो वेरिएंस ऑफ सिस्टमेटिक सैम्पलिंग है वो 0 हो गया, और 0 से कम तो कुछ हो नहीं सकता क्योंकि वेरिएंस ग्रेटर और इक्वल टू 0 होता है। तो अब अगर हम इस लीनियर ट्रेंड में इन इट्स करेक्शन को लेते हुए कंपेयर करेंगे इसको दूसरी सैम्पलिंग से, तो हमारे पास वेरिएंस 0 आ गया है, यानी ये मोस्ट एफिशिएंट हो गई है। आपको ये प्रूफ पूरा PDF में मिलेगा, मैं इस PDF को डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। और ये है आपका सिस्टमेटिक सैम्पलिंग का एडिशनल टॉपिक, जिसमें आपने जाना कि लीनियर ट्रेंड की प्रेजेंस में हम सिस्टमेटिक सैम्पलिंग को कैसे इम्प्रूव करेंगे। थैंक यू, जय हिंद।